हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधार के बारे में और उसके ये सुधार सल्तनत काल को कैसे पतन की तरफ उन्मुख कर देते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक की कठोर नीति के एवज में जो सल्तनत काल के उलेमा थे और उमरा थे, ये दोनों वर्ग उनसे नाराज हो जाते हैं। चूंकि वो योग्यता को प्रश्रय देता है तो जाति के आधार पे, तुर्की श्रेष्ठता के आधार पे वो विशेषाधिकार नहीं देता, वो नियुक्ति नहीं करता प्रशासन में। उसके अलावा जो धार्मिक वर्ग अर्थात उलेमा वर्ग था, उनको भी वो वरीयता नहीं देता, उनको भी एक सामान्य जनता की तरह से ट्रीट करता है और उनको कोई गलती होने पे उनको भी दंडित करता है। तो ये कहीं न कहीं उनको मन में ये विद्वेष फैलता है और वो इसके खिलाफ हो जाते हैं। और मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के पश्चात फिरोज तुगलक गद्दी पे बैठता है। तो चूंकि फिरोज तुगलक उलेमाओं के और उमरा वर्ग के सहयोग से गद्दी पे बैठा था, अतः मूल रूप से इसकी नीति अपने आप को एक कट्टर सुन्नी मुसलमान के तौर पे प्रस्तुत करने की थी। वो प्रशासनिक नीतियां बनाता है, वो सारी सलाह लेता है उमरा वर्ग से, उलेमा वर्ग से अपने प्रशासनिक नीतियों के निर्माण में, उनको संतुष्ट करने की कोशिश करता है। और इन नीतियों के परिणाम स्वरूप किस तरह से दीर्घकाल में सल्तनत काल का पतन हो जाता है, सल्तनत काल में इसकी पतन में इसकी भूमिका होती है, हम एक एक करके इनकी नीतियों का अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उसकी सबसे पहली नीति थी रक्तपात एवं यातनाओं का निषेध। जब वो गद्दी पे बैठता है तो बर्नी कहता है कि फिरोज शाह के शासन की स्थिरता का सबसे बड़ा कारण सियासत अर्थात मृत्युदंड का निषेध करना है। बर्नी कहता है कि सल्तनत काल में फिरोज का काल इसलिए अच्छा था, इसलिए शांतिपूर्ण था क्योंकि उसने सियासत अर्थात मृत्युदंड का निषेध कर दिया था। अच्छा, उसने ऐसा किया क्यों? चूंकि फिरोज तुगलक का यह मानना था कि शरीयत में अर्थात इस्लाम में राजतंत्र को मान्यता नहीं दी गई है, कोई राजा नहीं होता, सब लोग सामान्य जनता होते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति राजा के खिलाफ विद्रोह करता है तो उसको दंड नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजा तो है ही नहीं इस्लाम में। तो स्पेशली वो राजा के खिलाफ विद्रोह के लिए, सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने या षड्यंत्र करने वालों को वो माफ कर देता है। लेकिन इसके अलावा आप लोग ध्यान से देखेंगे कि चोरी व हत्या के लिए कठोर दंड का प्रावधान बना रहता है। इसके पहले जो परंपरागत दंड विधान था राजा के विद्रोह के खिलाफ अन्य मामलों में, वो वैसे ही बना रहता है। और इसका परिणाम ये होता है कि उमरा वर्ग, चूंकि उसको पता है कि राजा के खिलाफ हम विद्रोह करेंगे तो हम दंडित नहीं होंगे, तो निसंदेह वो भयमुक्त हो जाते हैं और अपने आप की स्थिति बहुत मजबूत करते हैं, अपने आप को आर्थिक समृद्धि लाते हैं, अपने सैनिकों की वृद्धि करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि करते हैं और बाद में जाके ये समस्या बनती है। दूसरा, उसकी नीति उत्पादन के अनुसार कर निर्धारण। इसके पहले आप देखेंगे कि मोहम्मद तुगलक और उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे भूमि को नाप के आधार पे पर विश्वा उपज का निर्धारण करते हैं कि जिसके पास जितनी जमीन होगी वो उस अनुपात में कर देगा, राजस्व देगा। लेकिन इसमें एक बड़ा परिवर्तन करते हैं फिरोज तुगलक। बर्नी कहता है कि राज्य के अस्थायित्व का कारण खराज व जजिया उत्पादन के समय लगाना था। फिरोज तुगलक ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और कहा कि जो उत्पादन होता है, जिसकी जितनी भूमि है उस हिसाब से नहीं, जितना उत्पन्न होता है अनाज किसी खेत में उस अनुपात में उत्पादन के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाएगा। अच्छा, बर्नी इस नीति को भी राज्य के अस्थायित्व के लिए जिम्मेदार ठहराता है। इसके अलावा गैर इस्लामिक 28 कर जो शरीयत में जिसकी मान्यता नहीं है, उसको फिरोज तुगलक निरस्त कर देता है। मैंने पिछले भी लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि कैसे वो केवल शरीयत में वर्णित 4 करों की अनुमति देता है और शेष 28 करों को माफ कर देता है, समाप्त कर देता है। 4 कर कौन कौन से थे? खुम्स, खराज, जजिया और जकात। खुम्स था जिसको लूट कर कहते थे, मैं पिछले लेक्चर में भी इसको बताया था कि लूट कर होता था मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों ने लूट कर का
4/5 भाग अर्थात 80% अपने पास रखते हैं और 20% सैनिकों में बांट देते हैं। अर्थात 1/5 हिस्सा सैनिकों का और 4/5 हिस्सा स्वयं ले लेते हैं। लेकिन चूंकि शरीयत में इस तरह का वर्णन नहीं था, शरीयत में ये कहा गया है कि लूट कर, अर्थात जब सैनिक कहीं जाएंगे और किसी नए क्षेत्र में लूटपाट करते हैं तो जो भी सामग्री इकट्ठी होती है उसका 1/5 भाग राजा का होता था और 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज तुगलक ने पुनः शरीयत के उस कानून को फॉलो किया और खुम्स का 1/5 भाग अर्थात 20% अपने लेता है और 4/5 भाग 80% सैनिकों में बांटने का प्रावधान करता है। दूसरा है खराज। खराज अर्थात राजस्व कर। ये गैर मुस्लिमों से अर्थात हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर था। ये लगभग 33% से लेकर 50% तक, 1/3 से लेकर 1/2 हिस्से तक ये उत्पादन का होता था। तीसरा है जजिया कर। जजिया कर वो कर था जो इस्लामिक राज्य में गैर इस्लामिक लोग थे अर्थात इस्लाम धर्म में विश्वास न करने वाले थे उनको, अर्थात हिंदू, जैन, बौद्ध, ये सारे जो धर्म के मानने वाले थे उनको अपनी धार्मिक आज़ादी बनाए रखने के लिए ये कर देना पड़ता था। अच्छा, इसमें आप लोग देखेंगे कि ब्राह्मण इसके पहले मुक्त होते थे, लेकिन एक फिरोज तुगलक ने एक बड़ा परिवर्तन किया कि ब्राह्मणों को भी सबसे पहली बार जजिया कर उन पे भी लगाता है। चौथा था जकात। जकात होता है राजस्व का 2.5% अर्थात 40वां हिस्सा। स्पेशली ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है और जो कर इकट्ठा होता है इससे वो मुस्लिम कल्याण के लिए ही खर्च किया जाता है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसकी इन नीतियों का परिणाम हुआ कि राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। चूंकि उसने करों को समाप्त किया तो राज्य की आय समाप्त हो गई और भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई, जनता बेहाल हो गई। भ्रष्टाचार में वृद्धि कैसे हुई? राजा सुल्तान ने तो इन 28 करों को माफ कर दिया, लेकिन क्या इस राजस्व वसूलने वाले इसके अधिकारी वर्ग उनको पता था कि राजा इनको दंडित नहीं करेगा, तो उसने उस जनता को भ्रम में रख के और वो सारे कर वसूल करते रहे और वो उससे अपने आप को धनी बनाते रहे, अपने आप को मजबूत बनाते रहे और वो धन वसूलते रहे, अर्थात जनता को भी कोई लाभ नहीं हुआ। तीसरा था ऋण पंजिकाओं की समाप्ति। आप लोग देखेंगे राज्य की आय महसूल की गणना हुसामुद्दीन जुनैद ने इसके समय में की थी, फिरोज तुगलक के समय में, जो कहता है कि 6,75,00,000 टंका अर्थात चांदी का सिक्का होता था, 6,75,00,000 टंका वार्षिक फिरोज तुगलक की आय है राज्य की। अच्छा, आप देखिए मोहम्मद तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक पढ़ाते समय मैंने ये बताया था कि कैसे मोहम्मद तुगलक जब द्वाब में कर वृद्धि करता है तो जब उसको पता चलता है कि वो वहाँ और पहले से ही अकाल पड़ा हुआ है और लोग विद्रोह करते हैं, तो कृषकों की वो मदद करता है और मदद कई तरीके से करता है। वो उनको तकाबी या अग्रिम ऋण देता है, कृषि संबंधित नहरें खुदवाता है, कुएं खुदवाता है और भी बहुत सारे वो कृषकों की मदद करता है। अच्छा, उसी के दौरान वो 2 करोड़ टन का सुंदर, जिसे कृषि ऋण कहा जाता है, वो कृषकों को उधार दिया रहता है, जिसकी बाकायदे पंजिकाएं बनी होती हैं कि किसको कितना उधार दिया गया है। कवामुल मुल्क, ये फिरोज तुगलक का सलाहकार थे। कवामुल मुल्क कहते हैं कि जनता में व्यापक असंतोष व अभाव फैला है। फिरोज तुगलक से कहते हैं कि जनता बहुत दुखी है, बहुत अभाव है उसमें, और अगर हम वसूलते हैं उस बकाये ऋण को जिसने पिछले सुल्तान ने जिसने दिया है, वो लोगों में असंतोष पैदा कर देगा। अतः ऋण वसूली उचित नहीं है, अगर संभव हो तो इसको माफ कर दें। तो फिरोज तुगलक तो एक कदम और आगे था, वो कहता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसने सारी ऋण पंजिकाएं जो थी, जो दर्ज था कौन कितना उधार लिया, वो सबको नष्ट करवा देता है। आप देखेंगे कि इससे भी राज्य की आर्थिक आमदनी कम होती है और राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। चौथा है भूमि कर अधिन्यास और वंशानुगत अधिन्यास। मोहम्मद फिरोज तुगलक की ये सबसे बुरी और सबसे हानि पहुंचाने वाली नीति थी। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। भूमि अधिन्यास और वंशानुगत अधिन्यास क्या था? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों, मतलब केंद्र में जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, प्रांतीय राजाओं, जो जितने प्रांत में राजा होते थे और उनके अधिकारी होते थे, के पदाधिकारियों व सैनिकों के पद वंशानुगत कर देता है। ध्यान से सुनिएगा।
अधिकांश सैनिकों को वेतन व भूमिकर, चूंकि नगर पैसे तो थे ही नहीं, तो उसको भूमिकर को वेतन के बदले देता है। अधिन्यास, जिसको वजीर कहते के द्वारा देना वो प्रारंभ करता है। उसके बाद सैनिक भू अनुदान आज्ञा पत्र, जो जिस सैनिक को या जिस अधिकारी को वो जो उसके वेतन के बदले जो इतलाक कहते थे, आदेश पत्र प्राप्त होता है कि फला गांव की जमीन का राजस्व आपका है वेतन के बदले, तो वो आज्ञा पत्र लेकर संबंधित व्यक्ति के पास जाता था और उसके हिस्से की भूमि दे दी जाती थी। उसके आधा हिस्सा उसको वेतन के बदले दे दिया जाता था और आधा हिस्सा रिजर्व रखा जाता था, जिससे राजा का खर्च चलता था। सैनिक इतलाक बेच भी सकते थे। आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार किस कदर होता है कि इतलाक आज्ञा पत्र वो किसी मध्यस्थ को, किसी व्यापारी को बेच भी देते थे ये सैनिक। केंद्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय राज्यपाल अथवा सैनिक की मृत्यु होने पर उसका पद अस्थायी रूप से उसके पुत्र को, और यदि उसका पुत्र नहीं है तो क्रमशः उसके दामाद को, अगर पुत्र नहीं है तो दामाद को, अगर दामाद भी नहीं है तो उसके दास को, और दास भी नहीं है तब जाके महिलाओं को वो पद दे दिया जाता था, चाहे वो सैनिक हो या अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या सैनिक अधिकारी हो। यदि कई पुत्र हों, यदि जो मृत्यु हुई है जिस सैनिक की या जिस अधिकारी की, उसके कई पुत्र हैं, तो उनके पुत्रों में वो जो संपत्ति होती थी उस व्यक्ति की, उस अधिकारी की, वो सब बराबर रूप से वितरित कर दी जाती थी। और जो उत्तराधिकारी कौन होगा ये राज्य चयन करता था कि 4 बेटे हैं तो 4 बेटों में से कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा। परिणाम इसका क्या हुआ? इसका बहुत ही हानिकारक परिणाम हुआ सल्तनत काल के मजबूती पे। आप देखेंगे कि प्रशासन व सेना में योग्य व्यक्तियों का अभाव हो गया। स्वाभाविक तौर पे जब वंशानुगत आधार पे चयन होगा, योग्यता का कोई मापदंड नहीं होगा, तो कोई लंगड़ा है, लूला है, दौड़ने लायक है नहीं, कमजोर है और रोगग्रस्त है, वो भी सेना में भर्ती हो गया। राजा के आज्ञा के अनुसार सेना कमजोर हो गई, सेना को कमजोर होना ही था। उसके अलावा भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। आप लोग देखेंगे कैसे दीवाने अर्ज में अपने घोड़े को पास कराने के लिए एक बार स्वयं जब व्यक्ति यह कंप्लेन लेके शासक के सुल्तान के पास जाता है, तो सुल्तान कहता है कि वो कहता है कि अधिकारी घोड़ा पास करने के लिए मुझे घूस मांग रहा है, तो वो कहता है ये लो 1 टंका, जाओ उसे दे दो, अपने घोड़े को पास करा लो। भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त था, सुल्तान फिरोज तुगलक इस भ्रष्टाचार को रोकने में पूर्ण रूप से असफल हुआ। आप लोग देखेंगे कि इसके अलावा इन नीतियों के अतिरिक्त फिरोज शाह ने बहुत सारे लोक हितकारी भी कार्य किए। क्रमशः हम देखेंगे कि उसने नगर बनवाए, नगरों में हिसार, फिरोजा, जौनपुर, दिल्ली में फिरोजाबाद और तुगलकपुर नामक नगरों की स्थापना की। आप देखेंगे कई बार पूछा गया है कि जौनपुर किसके नाम से बना। जौनपुर जौना खान के नाम पे रखा गया। जौना खान अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे रखा गया। उसने नहरें बनवाई, सिंचाई के लिए नहरें बनवाई जो बड़ी महत्वपूर्ण है। फांसी और सिरसा के क्षेत्र में उसने नहरें बनवाई। एक नहर थी सतलज से दीपालपुर तक और दूसरी थी यमुना से सिरमौर की पहाड़ियों तक। वास्तव में उसने 5 नहरें बनवाई, लेकिन महत्वपूर्ण उसमें से 2 नहरें हैं। और नहरों से जो लोग सिंचाई करते थे, नहरों के पानी का इस्तेमाल अपने खेतों की सिंचाई के लिए करते थे, उनसे एक कर लिया जाता था जिसको हक ए सर्व कहते थे, जिसे सिंचाई कर अर्थात हक ए सर्व करते थे। ये उत्पादन का 1/10 भाग होता था। इसके अलावा उसने बाग लगवाए, 1200 बाग लगवाए। कहा जाता है कि 1,80,000 टन का उस बाग से आमदनी होती थी फिरोज तुगलक की। इसके अलावा उसने बहुत सारे विभाग बनाए, जिसमें दीवाने इस्तिहाक है, दीवाने इस्तिहाक अर्थात पेंशन विभाग, दीवाने खैरा अर्थात गरीब मुसलमानों को आर्थिक सहायता देने के लिए उसने एक विभाग बनाया जिसे कहते थे दीवाने खैरात। और एक और विभाग था दीवाने बंदगान अर्थात दासों के लिए उसने अलग विभाग बनाया। उसके समय में दासों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 1,80,000 दास थे उसके पास। और उन दासों से वो कारखानों में विभिन्न तरह की वस्तुएं बनवाता था, बाग की रखवाली करवाता था, इस तरह से उससे आमदनी भी प्राप्त करता था। कहा जाता है 1,80,000 दास थे उसके समय में। दारुल शफा अर्थात एक खैराती अस्पताल भी उसने बनवाया, जिसमें विशेष रूप से मुस्लिम गरीब महिलाओं की और गरीब मुसलमानों की दवा होती थी। अब निष्कर्षतः क्या कहा जाएगा? इन विभिन्न नीतियों का परिणाम ये हुआ कि जो दिल्ली सैनिक रूप से मजबूत थी, शासक
का मुख्य कर्तव्य होता है अपने प्रशासन को मजबूती से बनाए रखना, अपनी सैनिक क्षमता बढ़ाए रखना, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना और विभिन्न राज्यों को जीतना, अपने क्षेत्र को बढ़ाना। लेकिन इनके समय में क्या हुआ, आप देखेंगे कि मोहन तुगलक के ही समय में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, दो स्वतंत्र साम्राज्य हो गए थे, उनको जीतने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। बंगाल में फिरोज तुगलक आक्रमण किए, लेकिन वहाँ भी असफल हुए। सिंध में गए, सिंध में भी असफल हुए। इन्होंने नया क्षेत्र जीतने का कोई प्रयास नहीं किया, और वास्तव में जीतने का प्रयास वो तब करते जब इनकी सैनिक और आर्थिक क्षमता मजबूत होती। मजबूत तो थी ही नहीं, कमजोर थी, तो वो जीतने का प्रयास भी नहीं किए। तो विभिन्न इन कार्यों के माध्यम से वो लोगों का मन जीतने का प्रयास करते थे। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि जो अमीर वर्ग राजा के स्तंभ हुआ करते थे, उनके लड़ते थे, और वो सुल्तान के प्रतिद्वंदी हो गए। और उससे बड़ा एक दुष्परिणाम ये भी हुआ कि एक जमींदार वर्ग पैदा हुआ जो भूमि, इसके पहले जो इक्तिदारी व्यवस्था थी, आप देखेंगे इक्तिदारी व्यवस्था के माध्यम से कैसे जो है सल्तनत काल में नौकरशाही चरित्र विकसित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन फिरोज तुगलक के विभिन्न इन कार्यों ने उस नौकरशाही में पूरा सामंतवाद लाके थोप दिया। इसका परिणाम दिल्ली सल्तनत के पतन तो था ही, उसके साथ साथ ये मुगलों को भी इसकी समस्याओं को झेलना पड़ा। मैं निष्कर्षतः ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली अब उत्तर भारत की एकमात्र शक्ति न रह के विभिन्न शक्तियों में एकमात्र शक्ति बन के रह गई थी। अब जौनपुर के सरकी, मालवा के खिलजी, गुजरात और राजपूताना, ये लोग इनकी इतना हौसला बढ़ गया था, ये लोग दिल्ली पे आक्रमण करने लगे थे।